हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें चार प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थी कि लाइक चार्ज। एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको, क्योंकि उसमें 5 प्रॉपर्टी लास्ट रह गई थी टाइम ओवर होने की वजह से। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी आपकी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी यहाँ पे, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज बॉडी है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, उस बॉडी के रेस्पेक्टिव पार्ट्स पे जो चार्ज है ना उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जैसे Q इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4। इसी प्रकार से जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी चार्ज बॉडी पे टोटल चार्ज हमेशा किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, जिसका फॉर्मूला भी आया था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या था यहाँ पे, इंटीग्रल नंबर, ई क्या था यहाँ पे, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है। फोर्थ आपकी थी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस का मतलब कि कोई भी चार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जितना भी है उसकी मोशन के कारण क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से चार प्रॉपर्टी आपको बताई थी। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी उसमें से, तो 5, जिसका नंबर होगा 5। तो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसका नाम होगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, विद्युत आवेशों का संरक्षण। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे टाइम के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते न ही डिस्टोर कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अदर बॉडी। जैसे हमने कल पढ़ा भी था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया। तो अब इसके अंदर यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब विद्युत आवेशों को न बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, इनको सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। या अपन यूं कह सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं या अनबैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तभी तो बैलेंस या अनबैलेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो दोनों को आपन ने यहाँ पे प्लस किया तो आपके पास क्या बना, NaCl। NaCl की कितना चार्ज है यहाँ पे, 0। तो आपके पास दो चार्ज है, अभी कितना हो गया न्यूट्रल, क्या आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, आपने बैलेंस कर दिया है। इसका अपोजिट आप करोगे तो ये भी यही होता है, आपके पास 0 चार्ज है तो आपसे कितने बन गए, 2 बन गए, पॉजिटिव बन गए के नेगेटिव बन गया। इसका मतलब आपने कोई चार्ज क्रिएट थोड़ी कर दिया, आपने क्या कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। अनबैलेंस का मतलब आपने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया है वन बॉडी टू अदर बॉडी, जिसकी वजह से ये दो चार्ज क्रिएट हो गए हैं। तो इसका मतलब हम चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्टोर कर सकते, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अदर बॉडी। इस प्रकार से टॉपिक था, कंप्लीट होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब यहां तक आपका क्या था कि थ्योरेटिकल बातें हो रही थी, यहां से थोड़ा मैथमेटिकल का पोर्शन क्या होता है स्टार्ट हो जाएगा, और फिजिक्स के जो फॉर्मूले स्टार्ट होंगे वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होंगे, थोड़ा ध्यान रखना। जो अभी इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला टॉपिक में जो फॉर्मूला आएगा वो आगे तक क्या होगा, यूज होगा। तो देखना यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे टॉपिक का नाम होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम। ठीक है। तो यहां पे अभी तक हमने जो पढ़ा है, 2-3 क्लासेस जो हमारी हुई हैं उनके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जैसे आज प्रॉपर्टी में भी आया था कि लाइक चार्ज बॉडी उनके बीच में रिपल्सन और अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा। तो हम सिर्फ नेचर बता सकते हैं कि दो चार्ज उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, परंतु हम कितना होगा वो, ये बात अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हम नहीं बता पाए। तो ये दो चार्ज बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स होगा कितना होगा, ये बात बताने के लिए यहाँ पे कौन आए, कूलॉम्स लॉ आए।
तो ये सीधी सी बात है, कूलॉम्स लॉ पढ़ने का हमारा मकसद भी क्या है कि दो चार्ज बॉडी उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो भी होगा वो कितना लगेगा, ये बात यहाँ पे ये लॉ बताएगा। ठीक है कि नहीं है? परंतु ये लॉ क्या कहता है कि ये बता तो देगा फोर्स कितना लगेगा, बट इसकी कंडीशन है कि ये जिस भी चार्ज जो ये बातें बताएगा वो लागू किस पे होगी, पॉइंट चार्ज पे लागू होगी। किस पे लागू होगी? पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के ऊपर लागू होगी। अब बात ये आ गई, हमने तो अभी तक पॉइंट चार्ज पढ़ा ही नहीं, हमने चार्ज तो पढ़ा है पॉइंट चार्ज का, किसका नाम कौन से चार्ज का नाम आ गया है? आपको बताता हूं, पॉइंट चार्ज किसी का नाम नहीं होता, यहाँ पे कंपेरिजन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्क किया यहाँ पे, तो आप इसको क्या बोलोगे? पॉइंट बोलोगे। पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि इस जो मार्क किया हमने, इसका जो सरफेस एरिया है वो इस पूरे बोर्ड के सामने क्या है? नेग्लेक्जिबल है, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो? पॉइंट बोल रहे हो। इसी प्रकार से जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन काफी लंबी होती है, तो क्या वो पॉइंट का काम कर सकती है? तो आप काफी बच्चों का आंसर आ गया नहीं, क्योंकि वो काफी बड़ी होती है। नहीं, वो रॉन्ग आंसर है। क्योंकि कब? जब मान लीजिए यहां से, मान लीजिए झुन्नू से दिल्ली तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसके सामने अपन ट्रेन की लेंथ को कंपेयर करते हैं, तो हमें ट्रेन कैसे नजर आएगी? पॉइंट। तो वहां पर ट्रेन किसका काम कर रही है? पॉइंट का काम कर रही है। इसी प्रकार से हमारी अर्थ काफी बड़ी है, तो ये भी पॉइंट का काम कर सकती है। पूरे यूनिवर्स के अंदर एक मतलब पॉइंट का ही काम कर रही है, तो हमारी अर्थ भी क्या हो गई है? पॉइंट। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चार्ज का नाम नहीं होता है कि ये पॉइंट है, वो कंपैरिजन से पता चलता है कि एक चार्ज की साइज अगर किसी लेंथ के सामने से कंपेयर करते हैं तो उसकी साइज मतलब नेग्लिजिबल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो पॉइंट चार्ज, ये जो कूलॉम्स लॉ लागू होगा उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दो जो चार्ज लेंगे ना हम, जैसे मान लीजिए हमने दो चार्ज ले लिया, एक तो ये ले लिया मान लीजिए Q1 और ये क्या ले लिया? Q2 ले लिया। ठीक है, Q1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार से Q2 का भी नेचर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लीजिए R ले ली है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, R डिस्टेंस के सामने यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर और B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज लिया आपने, इस लेंथ R के सामने क्या है? नेग्लिजिबल है। इसका मतलब दोनों चार्ज क्या हो गए? यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गए, बिंदु आवेश हो गए। इसका मतलब कूलॉम का नियम यहाँ पे अब लागू हो सकता है। क्लियर है ये बात? अब लागू हो सकता है, तो अब इस दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? इस फोर्स का नाम क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना होगा ये बात यहाँ पे कूलॉम लॉ बताएगा। तो ये दो ही बातें बताता है। पहली बात क्या बताता है कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्ज है ना उनके मैग्नीट्यूड क्यों लगाया? क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बात यहाँ पे क्लियर होती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहता है कि दोनों चार्ज है ना, दोनों पॉइंट चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दो बात यहाँ पे ये हमें बताता है। यही इस लॉ की क्या हो जाती है? डेफिनेशन हो जाती है। यही आपको लिखना होगा। तो क्या लिखोगे देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड लगा देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत स्थितिक बल का परिमाण हमेशा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में जो मैंने ये लिखा है ये लिखनी है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए किस प्रकार से अपन यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R²। और आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या लगेगा? K लगेगा। K Q1 Q2 अपॉन में R²। के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका नाम होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर
विद्युत नियतांक, ये इसका नाम हो गया है। कांस्टेंट है तो यहां पे इसकी वैल्यू भी होती है और इसका यहां पे फॉर्मूला भी बनाया है। यहां पे गुलाम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू बताई यहां पे हमें 9 इंटू में 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यहां पे ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया यहां पे कूलम के द्वारा, सुनना ध्यान से, क्योंकि इसने क्या देखा कि 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, उनके बीच में मान लीजिए अभी एयर है, 1 मीटर डिस्टेंस पे मान लीजिए रख के, और उनके बीच में जो फोर्स निकाला इसने मान लीजिए कितना भी आया, 5 न्यूटन आ गया इस फॉर्मूले से। तो जैसे मान लीजिए नीचे पानी है और इन दोनों चार्जों को यूं का यूं पानी में डुबो दिया, अब इन दोनों चार्ज के बीच की जो मीडियम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब उन दोनों के मीडियम चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे मेजर करके देखा तो वो फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब जो फोर्स है दो चार्जों के बीच में, उनके बीच में जो मीडियम होता है ना, माध्यम होता है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो निर्भर करा तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज हो सकता है, Q1 Q2 पानी के अंदर जाने से थोड़ी चेंज हो जाएगा, जो वो तो उतना ही रहेगा, आर की वैल्यू भी उतनी रहेगी। तो क्या चेंज हो सकता है, के की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए इसने के का फॉर्मूला बनाना पड़ा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पे, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है यहां पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। नोट लगा है तो फॉर वैक्यूम हो गया है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। किसके लिए ये, निर्वात की विद्युतशीलता। इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 यूनिट उल्टी हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हुई है, वैल्यू हो गई है। अब किसी भी मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मीडियम में होगा, कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन m बन जाएगा, तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। तो इसलिए इसे यहाँ पे फॉर्मूला ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से इतना यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ आता है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ नोट्स आपको लिखने होंगे, नोट पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ है कौन से चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप क्या बताओगे, ओनली फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो आप फर्स्ट नोट के अंदर लिख दोगे कूलम्ब चार्ज इज एप्लीकेबल ओनली पॉइंट चार्जेस, मतलब बिंदु आवेश के ऊपर ही लागू होता है। दूसरे नंबर क्या बताओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दोनों दो चार्ज है ना, उनके बीच में मीडियम कैसा है, माध्यम कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम, मतलब उन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है उसकी प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है। दो गई है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है ना, व्युत्क्रम के वर्ग के नियम को क्या करता है, ओबे करता है, मतलब उसकी पालना करता है, क्योंकि 1/r² है ना, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये सेंट्रल फोर्सेज होता है, केंद्रीय बल होता है, मतलब दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसको मान लीजिए अट्रैक्ट करेगा, तो किधर अट्रैक्ट करेगा, अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसका नाम यहां पे क्या कह दिया गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्सेज होता है, केंद्रीय बल होता है। तो इस प्रकार से 4 नोट्स इसके अंदर अपने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका कूलम्ब्स लॉ था। उससे आगे देखना, आगे देखना, यहां पे एक नाम आता है, क्या नाम आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पराविद्युतांक, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक पारगम्यता या आपेक्षिक विद्युतशीलता लिख दीजिए।
इसको पारगमता भी बोलते हैं। इसको अपन यहां पे नोट करेंगे, के से भी करते हैं और दूसरा किससे नोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नोट से नोट करूंगा, क्योंकि के अपन ने अभी भी यूज किया है इसलिए कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए मैं किससे यूज करूंगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर से करूंगा। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल है, कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो क्या होता है, रेशियो ही होता है एक प्रकार का। किस किस का होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, दोनों का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या बोल देते हैं, पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। और ये क्या होता है, यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से इसकी ये डेफिनेशन हो गई है। इसको यहां पे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, एफ नोट अपॉन में एफ एम भी हो सकता है क्या, यहाँ पे बुकों में इस प्रकार से भी लिखा होता है, एफ नोट बाई एफ एम। क्या ये भी सही है क्या, अपन यहाँ पे करके देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसका ये फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। कैसे, देखिए अपन करके देखते हैं। जैसे एफ नोट का मतलब किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और मीडियम के लिए क्या आया था, एफ एम कर देंगे, मीडियम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम कर देंगे बस। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर लिए तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एप्सिलॉन एफ नोट अपॉन में एफ एम, एफ नोट करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कट गया, ये भी कट गया, एप्सिलॉन एम कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब वो सेम चीज वही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपका सही है, एफ नॉट अपॉन में एफ एम। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों का क्या आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो अपन ने यहाँ पे आज कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, ये तो सिंपल फॉर्म थी, इसको अपन स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं। अब इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखना किस प्रकार से। तो अभी जो टॉपिक करेंगे वो पूछेंगे, तो जिसका नाम क्या होगा, है तो कूलॉम्स लॉ ही, परंतु कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो देखना, टॉपिक का नाम पता लग गया होगा आपको, क्या है यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम के नियम का सदिश रूप। टॉपिक का नाम क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, यहां पे नाम है। तो अब स्केलर फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो, क्या कोई भी कोई लॉ होता है उसकी डेफिनेशन थोड़े ना चेंज हो सकती है। तो डेफिनेशन तो आपको कौन सी वेक्टर फॉर्म हो चाहे स्केलर वही लिखनी है। क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कह दो, या द इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब डेफिनेशन वही रहेगी। और आपको पता है डेफिनेशन को लिखने के बाद आपका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू के, क्या था, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म है। अपने को वेक्टर फॉर्म बताना है, तो वेक्टर फॉर्म बताने के लिए हमें मतलब डायरेक्शन बतानी है। वेक्टर फॉर्म का बताने का मतलब क्या है, डायरेक्शन बतानी है। और डायरेक्शन अपन कब बता सकते हैं, जब हमें पहले यही पता हो कि चार्ज है कहां। तो सबसे पहले हमें चार्ज कहां है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ेगा, एक्स और वाई। मान लीजिए Q1 चार्ज आपका यहां पे है और Q2 चार्ज आपका यहां पे, ये ए पे है और ये बी पे है। पोजीशन होती है वो हमेशा पता है, ओरिजिन से मेजर करते हैं। यहाँ पे R1 हो गई है पोजीशन, और इसकी यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो गई है, R2 हो गई है। ठीक है कि नहीं है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस Q1 से ए से बी करोगे तो कितनी आ जाएगी, R12, और बी से ए करोगे तो क्या आ जाएगी, R2a। अब इन दोनों के बीच में दो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो अपन मान लेते हैं सेम नेचर रहता है, अट्रैक्टिव मान लीजिए, रिपल्सिव आपकी मर्जी है। मान लीजिए रिपल्सिव है, तो आप रिपल्सिव है तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उसका नाम दे देते हैं, मैं अपन यहाँ पे F21 दे देते हैं। और
Q2 किस पे लगाएगा, Q1, तो वो इसके ऊपर इधर लगाएगा F12। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट। आप अट्रैक्टिव लगाओगे तो भी डायरेक्शन अपोजिट ही होगी, क्योंकि इसके इधर हो जाएगी, इसके तो डायरेक्शन तो अपोजिट तब भी हुई। और आपको पता है जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो हमेशा लागू होता है। इसका मतलब ये जो Q1 चार्ज जितना फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा Q1 पे। मतलब F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो देखना किस प्रकार से यहाँ पे, पहले अपन यहां पे निकाल लेते हैं फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। किससे नोट कर देते हैं यहाँ पे, F12 से। किससे कर देते हैं, F12। तो F12 लिखोगे तो आपको तो F इक्वल टू पता है। F इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1-2 करोगे तो यहां पर भी 1-2 लगा दीजिए, और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म करोगे तो यहां पे वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर फॉर्म हो गया है। कोई दिक्कत है यहां पे? उसके बाद यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई R कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 और अपॉन में R12 का स्क्वायर तो था ही, और R कैप था, तो R से मल्टीप्लाई कर दिया और R से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा, आपको पता है यहां पे हेयर R कैप इंटू में R इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर होता है। तो आपके पास क्या आ गया, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर होगा। यहाँ पे 12 R कैप इंटू में R वेक्टर होता है, तो R12 लगा, तो R12 लगा दिया मैंने। यहाँ पे R12 वेक्टर हो गया, नीचे क्या हो गया, R12 का क्यूब हो गया आपके पास। इसी प्रकार से वेक्टर के अंदर आपको पता है R12 इक्वल टू क्या होता है, R1 माइनस में R2 वेक्टर होता है। अगर R12 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना F12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अब इंटू में R12 की वैल्यू देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड तो है, R12 यही तो है, इसका क्यूब लिखना आपको। तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया है, F12 आ गया है। ठीक है ना? अब सिमिलरली क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। अब की बार किससे, F21 निकालेंगे। तो सिमिलरली कर, जहां पे K1 है वहां पे 2, जहां पे 2 है वहां पे 1 है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूं, तो कर दीजिए Q1 Q2 वो सेम ही रहा, Q1 Q2 हाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार दोबारा से देखना कि यहाँ पे अपन ने फोर्स निकाला था, मतलब Q1 बाई Q2 के द्वारा Q1 पे। तो हमारे पास आ गया था ये F12, जिसको हमने F12 से लिखा था। तो आपके पास क्या आ गया था, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर और अपॉन में R1 माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब। इसी प्रकार से सिमिलरली अपन क्या निकालना है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। मतलब अब की बार Q2 पे फोर्स निकालेंगे, किसके द्वारा, Q1 पर। तो उसको हमने यहाँ पे किससे नोट कर दिया है, F21 से नोट कर दिया। किससे कर दिया, F12। तो यहाँ पे दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है, जहां पे 1 है वहां पे 2 कर दीजिए, जहां पे 2 है वहां पे 1 कर दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे F12 था तो F21, K की जगह K, Q1 Q2 है तो Q1 Q2 हो गया आपके पास। सिमिलरली कोई फर्क नहीं है। उसके बाद R1 माइनस R2 वेक्टर है, तो आपके पास क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए, आप दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सिर्फ यहाँ पे R1 माइनस R2, यहाँ पे R2 माइनस R1, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पे 5 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 5 है। ठीक है ना? तो दोनों का आंसर तो 2 ही है, परंतु एक क्या गया माइनस। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू F21, परंतु एक क्या लगा दिया,
माइनस लगा दिया है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। और हमने यहाँ पे शो भी यही करना था कि दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन है अपोजिट होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेक्टर्स लॉ है ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स।